नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। पिछले 6 साल में 2 ऐसे मौके आए जब बीजेपी ने बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन किया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले। पहली बार नीतीश बीजेपी से अलग थे, लेकिन दूसरी बार साथ थे। इन दोनों चुनाव के बीच में विधानसभा चुनाव भी हुआ, जब नीतीश ने लालू के साथ मिलकर बीजेपी को धूल चटा दी। बीजेपी को पता है कि बिहार में उसका जनाधार तो है, लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं है जिसको वो अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके जनता का विश्वास जीत सके। 2020 का चुनाव बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्रयोग साबित हो सकता है। इस बार बीजेपी और जेडीयू मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू से ज्यादा बीजेपी चर्चा में है। मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो नीतीश कुमार हैं, लेकिन उनसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। बीजेपी ने पिछले 1 दशक में किस तरह बिहार के पत्ते खेले, कैसे चुनाव हारने के बाद भी बीजेपी ने नीतीश को अपने साथ मिलाकर आरजेडी का खेल बिगाड़ा, और आज कैसे बीजेपी बिहार में जेडीयू से ज्यादा चर्चा में आ गई। इतिहास गवाह है बिहार स्पेशल कि आज के एपिसोड की बात मोदी के बिहार की। कहते हैं रिश्ते 3 परिस्थितियों में बनते हैं, भाव, अभाव और प्रभाव में। बात 2014 की है। लोकसभा चुनाव में मोदी सुनामी ने लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की राजनीतिक जमीन पूरी तरह से ध्वस्त कर दी। इसके बाद इन दोनों नेताओं को समझ में ये एक बात अच्छी तरह से आ गई कि सबसे बड़ा खतरा कहां से है। ऐसे में बिहार में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव अपनी 21 साल पुरानी दुश्मनी भूल गए। सियासी जमीन और मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की मजबूरी में नीतीश कुमार भूल गए कि वो लालू राबड़ी शासन को कोसते हुए सत्ता में आए थे। कांग्रेस भी इस गोलबंदी में शामिल हो गई। लालू और नीतीश ये भी भूल गए कि कभी गैर कांग्रेसवाद के नाम पर ही उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी। सत्ता का चरित्र ही कुछ ऐसा होता है कि कब दोस्त दुश्मन बन जाता है और दुश्मन दोस्त पता ही नहीं चलता। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने मिलकर बीजेपी को बिहार में रोक दिया। प्रधानमंत्री मोदी का बिहार का पहला प्रयोग तो फेल हो गया, लेकिन पूरे राज्य में बीजेपी खड़ी हो गई। बिहार में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन का मोर्चा सज गया। लालू यादव और नीतीश कुमार ने बीजेपी पर प्रचंड प्रहार शुरू कर दिया। महागठबंधन की छतरी के नीचे कांग्रेस भी आ गई। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में तपिश बिल्कुल लोकसभा चुनाव जैसी हो गई। आरजेडी का पूरा अर्थ होता है रोजाना जंगल राज का डर। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी। यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। महागठबंधन का चेहरा थी सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार, तो एनडीए का चेहरा नरेंद्र मोदी। बिहार के सियासी अखाड़े में डीएनए पर भी जमकर जुबानी तीरंदाजी हुई। सियासी अगर मगर के बीच पीएम मोदी ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया, वो भी खास अंदाज में। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का सरकारी समारोह था और पूछ रहे लोगों से 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, जैसे लगता है किसी चीज की बोली लगती है। बोली लगा रहे थे, बिहार की बोली लगा रहे थे। भाइयों बहनों, 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए?
बिहार के लोगों ने भी चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक पार्टियों की जुबानी जंग देखी, नेताओं को गिरगिट की तरह रंग बदलते देखा, लेकिन लोकतंत्र में आखिरी फैसला जनता का होता है। जब ईवीएम खुले तो महागठबंधन खेमे की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। आरजेडी जेडीयू दफ्तरों के बाहर दिवाली जैसी आतिशबाजी होने लगी। आरजेडी को 80 सीटें मिली तो जेडीयू को 71 सीटें, वहीं कांग्रेस को भी 27 सीटों पर कामयाबी मिली। लालू यादव ने वादे के मुताबिक आरजेडी को ज्यादा सीटें आने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने में जरा भी हिचक नहीं दिखाई। प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश सरकार में लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंत्री। प्रताप यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति 2015 के बिहार चुनाव में बीजेपी को भले ही सिर्फ 53 सीटों पर कामयाबी मिली, लेकिन बीजेपी के रणनीतिकार मिशन बिहार में जुटे रहे। सत्ता की राह भी आसान नहीं होती। लालू यादव पहले से ही चारा घोटाले में फंसे हुए थे। उनके परिवार के दूसरे सदस्य भी जांच एजेंसियों की रडार पर थे। बात 2017 की है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी लालू खानदान के कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर मीडिया के सामने दस्तावेज पर दस्तावेज पेश करने लगे। ऐसे में सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी जैसी एजेंसियां लालू खानदान के खिलाफ सक्रिय हो गईं। पूछताछ और जांच पड़ताल सब एक साथ चलने लगे। इसी दौर में लालू के बेटे तेजस्वी यादव पर बेनामी संपत्ति के मामले में सीबीआई ने मुकदमा दर्ज किया। तब तेजस्वी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी के इस कदर घिरने से नीतीश कुमार को अपनी सरकार का प्रताप कम होने की शंका सताने लगी। उनको अपनी भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति में बड़ा डेंट लगता दिखा। ऐसे में दोनों तरफ से जबरदस्त वार पलटवार हुआ और करीब 20 महीने में ही लालू और नीतीश की राहें अलग हो गईं। बीजेपी ने 2017 में लालू कुनबे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया। जुलाई 2017 की शुरुआत में ही लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज करने के बाद 12 जगहों पर छापेमारी हुई। होटल के बदले जमीन केस में तेजस्वी का नाम आने के बाद उनके इस्तीफे की मांग जोर शोर से उठने लगी। तब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे। 13-14 साल के उम्र का बच्चा वो राजनीतिक षड्यंत्र करके घोटाला करेगा, गलत काम करेगा। मतलब 2004 का मामला, 14-15 साल उम्र होगी, हम गलत काम करेंगे। जब मेरा मूछ भी नहीं आया था तो हम गलत काम करेंगे। बीजेपी के सुशील मोदी ने लालू यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती पर दिल्ली में करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव खरीदने का आरोप लगाया। जैसे जैसे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जांच और पूछताछ तेज होती जा रही थी, लालू परिवार पर दबाव बढ़ता जा रहा था। ऐसे में लालू और नीतीश के बीच शीत युद्ध जैसे हालात बन गए। महागठबंधन में दरार बढ़ती ही जा रही थी। नीतीश कुमार को ये फील होने लगा कि जो बीजेपी ने उनको फ्री हैंड बिहार गवर्नेंस में दे रखा था वो अब संभव नहीं है। नीतीश कुमार को लालू यादव का जो है राजनीति में दखल जो है स्वीकार करना पड़ रहा था। कई एक इम्पॉर्टेंट जो ब्यूरोक्रेट किसी ज़माने में नीतीश के पसंदीदा ब्यूरोक्रेट होते थे, उस टीम में बिखराव आया। कुछ लोगों को तेजस्वी और तेज प्रताप की जो अपनी टीम थी उससे बाहर किया गया। नीतीश कुमार ने अपनी छवि सूबे के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में सुशासन बाबू और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाले नेता की बनाई थी।
पिछली सरकारों में नीतीश अपने कई मंत्रियों को सिर्फ आरोप लगने के बाद हटा चुके थे। ऐसे में अपनी छवि को लेकर ज्यादा संजीदा रहने वाले नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया। हमने कोई मानव अधिकार के विवाद की राजनीति नहीं करते। हमने देख लिया कि अगर कोई अब रास्ता नहीं है तो खुद ही नमस्कार करो, खुद ही वो जगह त्यागो। हमने वो जगह त्याग दिया है और जो मेरा विचार है और अब तक का जो हमारा काम करने का तौर तरीका, हम उस पर अब तक काम करते रहे। नीतीश और लालू की दोस्ती 2 साल भी नहीं चली। जेडीयू और आरजेडी की राहें अलग हो गईं। सरकार संकट में आ गई। दूसरी ओर बीजेपी की महागठबंधन की एक एक गांठ पर पहले से ही बास की तरह नजर थी। बीजेपी के कई बड़े नेता जेडीयू रणनीतिकारों के संपर्क में थे। इधर नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हुए, उधर बीजेपी ने तुरंत समर्थन दे दिया। नीतीश सरकार को ऑक्सीजन मिल गया। नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रही, लेकिन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव की जगह सुशील मोदी पहुंच गए। गठबंधन ही सही, बिहार में भी बीजेपी सत्ता में आ गई। छब्बीस जुलाई 2017 को नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने बड़े भारी मन से कहा था, मैंने अपनी सोच से ऊपर स्टैंड लेते हुए अंतरात्मा की आवाज पर इस्तीफा दे दिया। वो कई बार ये भी कह चुके हैं कि कफन में कोई जेब नहीं होती है, जो भी है वो यही रहेगा। इधर नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हुए, उधर बीजेपी पहले से तैयार बैठी थी। पुराने गिले शिकवे भूलकर जेडीयू बीजेपी में गठबंधन हो गया। नीतीश कुमार को फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। बीजेपी का बिहार में परचम लहराने लगा, लेकिन नीतीश कुमार अपने 3C फॉर्मूले की बात जोर शोर से करते रहे। क्राइम, करप्शन एंड कम्युनलिज्म, मतलब अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता की। कई मौकों पर नीतीश ने यह दिखाने की कोशिश की कि भले ही उनका बीजेपी के साथ गठबंधन है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर राजनीति कर रहे हैं। नीतीश की मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बच गई, लेकिन ज्यादा फायदा बीजेपी का हुआ। 2019 का चुनाव आया तो मोदी लहर ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिहार के लोगों को बीजेपी जेडीयू गठबंधन इतना पसंद आया कि 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए के खाते में 40 में से 39 सीटें आईं। विरोधियों के अरमानों पर पत्थर पड़ गया। ये आपकी सरकार बनेगी ना कि हमारी बनेगी, ये आप लोगों की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़ी, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। मोदी के खाते में जमा होने वाला है। ये बिहार में बीजेपी के मजबूती से खड़े होने का बड़ा सबूत था। नीतीश भले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे, लेकिन उन्हें अपने सियासी भविष्य की राह का अंदाजा होने लगा था। एनडीए के साथ गठबंधन 2.0 में बीजेपी को लेकर नीतीश की नीति कभी नरम कभी गरम वाली थी। दोस्त और दुश्मन ही नहीं, विचारधारा को लेकर भी नीतीश की नीति समय के साथ बदलती रही। वहीं धर्मनिरपेक्ष दिखना तो चाहते हैं, पर मुखर हिंदुत्व वाली पार्टी के साथ दोस्ती से परहेज नहीं करते। कुछ लोग राजनीति सिर्फ अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए करते हैं। कुर्सी का उनको प्यार होता है। नीतीश जी का पहला प्यार उनका कुर्सी है और आखिरी प्यार भी उनका कुर्सी है। नीतीश की राजनीति का अपना स्टाइल है, तो बीजेपी तूफानी रफ्तार से खुद को सूबे में मजबूत करने में जुटी रही। बीजेपी की नजर सीधे विधानसभा चुनाव पर थी। चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव
पहले से जेल में बंद हैं। नीतीश कुमार ने वक्त और जरूरत के हिसाब से कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन का पाला चुना। राजनीतिक पंडितों ने नीतीश कुमार को अवसरवादी कहना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में सियासत के मौसम विज्ञानी कहे जाने वाले रामविलास पासवान का जिक्र करना भी जरूरी है। भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिहार की सियासी नब्ज को टटोलते हुए उनकी पार्टी यानी लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से किनारा कर लिया और अकेले चुनाव में उतरने का फैसला किया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग बार बार यही कह रहे हैं कि उनके दिल में मोदी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी गठबंधन के खिलाफ लड़ रहा एक नेता उसी गठबंधन की एक पार्टी का गुणगान कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं ये बीजेपी का नया प्रयोग तो नहीं है। और मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। बट हाँ, बिहार चुनाव का ये भी एक अजब गजब रंग है, जिसमें एनडीए गठबंधन से अलग हुई लोक जनशक्ति पार्टी के सर्वे सर्वा चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश की खैर नहीं। एलजेपी ने जेडीयू के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं। पीपल अलायंस मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उनके सामने मैं अपने प्रत्याशी नहीं उतार रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के साथ मैं पहले भी था, अभी भी हूं और भविष्य में भी रहूंगा। चिराग पासवान खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता चुके हैं। ऐसे में नीतीश समझ ही नहीं पा रहे कि एलजेपी की ये कैसी राजनीति है। आखिर चिराग के पीछे कौन खड़ा है, उन्हें ताकत कहां से मिल रही है। मुख्यमंत्री स्वयं भी अगर दोषी पाए गए तो उनको जेल भेजने का काम अब हमारी लोकसभा की सरकार करेगी। नीतीश कुमार सभी समीकरणों पर लगातार मंथन कर रहे हैं, तो जेडीयू पर चिराग का प्रचंड प्रहार जारी है। अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेजेंगे। और कैसे संभव है कि इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। किसी भी आदमी से पूछ लीजिए, इनके अपने मंत्रियों से पूछ लीजिए। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता हो, संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री भी उसमें लिप्त है और इसमें कोई अगर नहीं है तो जांच में साफ हो जाएगा कि नहीं है। जेडीयू के सामने अजीब धर्म संकट है। चुनावी मझधार के बीच शायद नीतीश के मन में जो तूफान उठ रहा है, उसे फिलहाल जुबान पर लाने में उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा लग रहा है। लेकिन चिराग को लेकर पीएम मोदी की चुप्पी नीतीश और उनकी पार्टी जेडीयू को जरूर बेचैन किए हुए है। हालांकि दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री बताकर सियासी भ्रम दूर करने की कोशिश की। बिहार के मुख्यमंत्री मेरे मित्र भाई नीतीश जी, जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के रूप में आपके आशीर्वाद निश्चित मिलने वाले हैं। इतना ही नहीं, बिना सुशासन बाबू की तस्वीरों वाले विज्ञापन विवाद के बाद अखबारों में मोदी और नीतीश की तस्वीरों वाले विज्ञापन भी छपे, लेकिन चिराग पासवान का पूरी रफ्तार के साथ नीतीश कुमार पर ताबड़तोड़ प्रहार जारी है। 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार की जितनी साख दांव पर है, उतनी ही बीजेपी की भी है। अगर एनडीए जीता तो बीजेपी इसे नरेंद्र मोदी की जीत के तौर पर प्रचारित करेगी। ये कहा जाएगा कि कोरोना काल में बेरोजगारी, मजदूरों और किसानों का दर्द सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा था। असल में प्रधानमंत्री के अच्छे काम का जनादेश मिला। लेकिन अगर हार हुई तो विपक्ष इसे केंद्र सरकार के खिलाफ राजनीतिक मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में मैंने ये बताने की कोशिश की कि कैसे बिहार की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करती आई है। जीत हार किसी की भी हो, बिहार एक बार फिर देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। ये जंगल राज के युवराज से
बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ, और आप सोच लो कैसा बिहार बनाना चाहते हो। हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है। बिहार के सियासी रण में बढ़त के लिए कुछ इसी अंदाज में एक दूसरे पर तीर दागे जा रहे हैं। वोट बैंक में चुंबक लगाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। बेरोजगारों को सरकारी नौकरी का सब्ज बाग दिखाया जा रहा है। देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियां और सभी को कोरोना का टीका मुफ्त देने का वादा किया है। एक दूसरे पर प्रहार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जा रहा है। महिला ने कहा, मोदी हमरा के नल दहलन, मोदी हमरा के लाइन दहलन, बिजली दहलन, मोदी हमरा के कोटा दहलन, राशन दहलन, मोदी हमरा के पेंशन दे ताड़े, मोदी हमरा के गैस दहले, उनका के वोट ना देवे ता तोहर के देव। बहुत पैमाने पे भ्रष्टाचार हुआ है नीतीश जी के राज में, बीजेपी के राज में। 60 घोटाले जिसको विधानसभा में भी सरकार ने एडमिट किया है, माना है कि घोटाले हुए हैं, उसकी संख्या जो है 60 है घोटालों की। सृजन घोटाले जैसे बड़े बड़े घोटाले। बिहार के लोग सियासी महारथियों के चाल, चरित्र, चेहरा और बोली को बड़े ध्यान से देख सुन रहे हैं। आखिरी फैसला लोगों को ईवीएम दबाकर करना है। बिहार चुनाव में धड़कनें जितनी नीतीश कुमार की बढ़ा रखी हैं, उतनी ही बीजेपी की। ऐसे में एनडीए अगर चुनाव जीत गया तो बीजेपी से मोदी के चेहरे का चमत्कार और उनकी नीतियों पर जनता की मुहर के तौर पर पेश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अगर तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन ने मैदान मार लिया तो बीजेपी विरोधी पार्टियां एक छतरी के नीचे आने की रणनीति पर आगे बढ़ेंगी। बेरोजगारी, किसानों का दर्द और आम आदमी से जुड़े मुद्दे राजनीति की मुख्य धारा में आ जाएंगे और बिहार चुनाव के नतीजों के बाद हिंदुस्तान की राजनीति नया आकार ले सकती है। बिहार हमेशा राष्ट्रीय मुद्दों को जन्म देता रहा है। इस बार भी कुछ ऐसे मुद्दे उठे हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में होना लाजमी है। सारी पार्टियों ने इस बार रोजगार और नौजवानों की पढ़ाई लिखाई को अपने चुनावी मुद्दे की सुर्खियों में रखा है। वैदिक काल से ही बिहार देश को राह दिखाता रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजों में भी देश की राजनीति की दिशा बदलने की कुव्वत है। इतिहास गवाह है। बिहार स्पेशल के इस सीजन में बस इतना ही। आपसे अपील है कि आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने सरकारों से जुड़े मुद्दे पर मुखर आवाज के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।